राजीव सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए गया था। जैसे वो इंटरव्यू हॉल के अंदर घुसता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से 2 पुरुष हैं और 1 महिला है। जैसे राजीव उस महिला को देखता है तो एकदम थोड़ी देर के लिए खामोश सा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है और अच्छी तरह से अपने इंटरव्यू को देता है। इंटरव्यू पूरा हो जाता है राजीव का और इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। वो सारे सवालों के सही सही जवाब वहाँ पर दे देता है। उसके बाद वो उस हॉल से बाहर निकलता है। तभी जो महिला इंटरव्यू ले रही थी वो बाहर आती है और एकदम राजीव से कहती है कि राजीव, क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा? अगर टाइम है तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इस बात को जैसे ही राजीव सुनता है तो वो कहता है कि टाइम ही टाइम है मेरे पास, तुम जितना चाहो उतना टाइम मेरा ले सकती हो और मुझसे बात कर सकती हो। आखिर कौन थी वो महिला जो राजीव को रोककर उससे बात करना चाहती थी? दोस्तों, ये कहानी बहुत अच्छी है, पारिवारिक कहानी है। इस कहानी को 10 मिनट का समय निकालकर एक बार अवश्य सुनिए। दोस्तों, हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ तो आज की ये कहानी है गाजियाबाद की। गाजियाबाद के अंदर राजीव और संध्या 2 पति पत्नी रहा करते थे। उनके घर में उनके बुजुर्ग माँ बाप हैं। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे और उनकी पेंशन आया करती थी। राजीव की नई नई शादी हुई थी। संध्या जब उस घर में आई थी तो स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक ठाक था 2-3 दिन तक, लेकिन जैसे ही टाइम होता है, आगे बीतता है संध्या को घर संभालने का, तो संध्या अपने घर को अच्छी तरह से नहीं संभालती है। वो इस घमंड में थी कि उसके पिता ने उसे दहेज में काफ़ी सारा रुपया पैसा दिया है और काफ़ी साजो सामान उसे दहेज में दिया है। तो उस घमंड के कारण वो घर वालों से अच्छी तरह से बात नहीं किया करती है। राजीव को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करती, अपने सास ससुर का कहा नहीं माना करती। स्टार्टिंग में राजीव सोचता है कि नई नई शादी हुई है, अभी एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस बात को सोचकर राजीव उसे समझाता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी तुम नई नई हो यहाँ पे, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन समय के साथ साथ जो संध्या थी उसका घमंड और भी सर चढ़कर बोलने लगता है। वो अपनी माँ से बात किया करती थी और माँ की सिखाई पढ़ाई बातों को वहाँ पर अप्लाई किया करती थी। अपने सास ससुर का बिल्कुल भी कहा नहीं माना करती। इधर उसका पति राजीव जब उसे किसी काम के लिए कहता तो बार बार कह दिया करती थी, मैं कोई नौकरानी हूँ, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और मैं यहाँ पर मालकिन बनकर रहूँगी। इन बातों को सुनकर जो राजीव है वो बार बार संध्या को समझाता रहता है, कहता है कि ये तेरा ही घर है और तुझे ही इसको संभालना है, क्योंकि राजीव अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और कोई उसका भाई बहन नहीं था। माँ बाप बुजुर्ग हो चुके थे, पिता की पेंशन आती थी जिससे घर चला करता था, तो परिवार अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन राजीव जो अपनी पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी ढूंढ रहा था, संध्या जो कि बार बार उसे टॉर्चर किया करती थी, उसके घर वालों का कहा नहीं मानती है, मना कर देती है और घर में कलेश का माहौल उसने बना रखा था। अब धीरे धीरे उन्हें 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन 2 साल तक जो संध्या का गुरूर है और संध्या का घमंड है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब राजीव से ये बात सहन नहीं होती है। राजीव संध्या से कहता है कि अगर तुम्हें घर बसाना है तो बात अच्छी है, अगर नहीं बसाना है तो जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता है वैसा करो। इस बात को संध्या अपनी माँ को बताती है और उसकी जो माँ होती है एकदम से उसे ऐसा कहती है कि तू ऐसा कर, वहाँ से छोड़कर यहाँ अपने घर पर आ जा। उसके बाद संध्या अपनी माँ की बात मानती है और राजीव के घर को छोड़ करके अपने मायके चली जाती है।
संध्या का मायके काफ़ी आलीशान था और पुश्तैनी ज़मीन काफ़ी ज़्यादा थी उसके पास, और उसके पिता भी एक अच्छी खासी नौकरी किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ राजू संध्या को लेने के लिए भी जाता है और उससे फ़ोन पर भी बात करता है, लेकिन संध्या आने से साफ इनकार कर देती है। कहती है कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जहां पर तुम लोग मेरा बार बार अपमान करते हो। जबकि बात उल्टी थी। दोस्तों, संध्या सभी का अपमान किया करती थी। वो घर में एक बहू की तरह नहीं रहा करती थी, उल्टा ऐसे रहा करती थी जैसे ये सब लोग उनके नौकर हों। तब भी राजीव उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन वो मना कर देती है। अब जो संध्या है वो अपनी माँ के कहने में चलकर राजीव पर तलाक का केस डाल देती है। केस कोर्ट के अंदर चला जाता है और कुछ दिनों के बाद फैसला आता है। फैसला होता है कि राजीव कुछ पैसे संध्या को देगा जो तलाक के एवज में उसे देने पड़ेंगे। उसके बाद राजीव उन पैसों को चुका देता है और संध्या अपने घर है और राजीव अपने घर है। राजीव पढ़ाई लिखाई करता रहता है, अपनी कोचिंग को जारी रखता है और धीरे धीरे करके 5 साल उनके तलाक को बीत जाते हैं। अब जैसे ही 5 साल हो गए थे तो 5 साल में उसने कई टेस्ट दिए थे और कई इंटरव्यू दिए थे राजीव ने, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं पड़ा था। अब 5 साल बाद ऐसे ही एक सरकारी टेस्ट को देने के बाद जब उसका टेस्ट क्लियर हो गया था अच्छे अंकों से, उसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए एक सरकारी बिल्डिंग में जाता है। वहाँ पर उसका इंटरव्यू होना था। वहाँ जाकर वो बाहर बैठा हुआ था, तभी उसका नंबर बोला जाता है और वो इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है। जैसे ही वो इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है तो देखता है कि इंटरव्यू लेने के लिए 3 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से एक महिला है और 2 पुरुष हैं। और वो महिला और कोई नहीं दोस्तों, उसकी वही तलाकशुदा पत्नी थी जिससे 5 साल पहले उसका तलाक हो गया था। यानी कि संध्या राजीव का इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर बैठी हुई थी। जैसे ही राजीव संध्या को देखता है तो थोड़ी देर के लिए चुपचाप सा खड़ा रह जाता है, लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि इंटरव्यू तो देना ही है, इस नौकरी के लिए मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा हूँ और इंटरव्यू दिए बगैर यहाँ से तो नहीं जाऊँगा। और उसके बाद राजीव वहाँ पर जा कर के बैठता है और अपने इंटरव्यू को अच्छी तरीके से देता है। इंटरव्यू में उससे कई सवाल पूछे जाते हैं उसकी नौकरी से रिलेटेड और वो सभी सवालों के सटीक और सही जवाब उनको दे देता है। इंटरव्यू लगभग आधे घंटे तक चलता है और आधे घंटे तक उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। इंटरव्यू होने के बाद वो वहाँ से बाहर निकल आता है। रिजल्ट घोषित होने में अभी कुछ दिन थे। जैसे ही वो बाहर आता है तो पीछे पीछे से उसके संध्या भी बाहर वहाँ पर आ जाती है और एकदम से राजीव को रोकती है। कहती है कि राजीव जी, अगर आपके पास 2 मिनट का वक्त हो तो मैं आपके साथ 2 मिनट बैठना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। राजीव संध्या की तरफ देखता है और उससे कहता है कि 2 मिनट क्या, आपको जितना टाइम चाहिए उतना मैं आपके पास टाइम देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजीव और संध्या पास ही में एक पार्क बना हुआ था, उस पार्क के अंदर जा कर के बैठ जाते हैं। तभी संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राजीव से कहती है कि राजीव, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जैसे ही संध्या की आंखों में राजीव आंसू देखता है और देखता है कि वो उससे माफ़ी मांग रही है तो राजीव बड़ा ही हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये वही संध्या है जो कभी अपने घमंड में इतना चूर रहा करती थी कि किसी की एक बात नहीं सुनती थी और आज ये मेरे से माफ़ी मांग रही है। तो उसे जानने की जिज्ञासा होती है कि इसके साथ ऐसा आखिर क्या हुआ जो ऐसे मेरे सामने माफ़ी मांग रही है। अच्छी खासी नौकरी इसकी लगी हुई है। उसके बाद राजीव उसे शांत कराता है और कहता है कि संध्या, पहले तो तुम चुप हो जाओ, और रही बात माफ़ करने की, तो मैंने
तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। उसके बाद राजू पूछता है कि संध्या, तुम्हारे साथ ऐसा आखिर क्या हुआ जो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? तुम तो अपने घमंड में चूर रहती थी, कहा करती थी कि तुम महारानी हो और तुम महारानी की तरह उस घर में रहोगी, लेकिन आज ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? तो संध्या राजू को बताने लगती है कि राजू, जो मेरा तुमसे तलाक हुआ था, उस तलाक का कारण मेरी माँ थी। माँ मुझे उल्टी सीधी शिक्षा दिया करती थी। मैं फ़ोन पर बार बार अपनी माँ से बात किया करती थी और माँ मुझसे कहा करती थी कि तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमने अच्छा खासा दहेज दिया है और तुम इन लोगों की नौकर नहीं हो, ये अपने आप काम करेंगे या फिर किसी नौकर को लाएंगे, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना आराम से महारानियों की तरह उस घर में रहो। तुम्हारी शादी की है, ना कि तुम्हें बेचा है हम लोगों ने। मैं माँ की बातों में आ गई थी और इन बातों में आने के बाद मैंने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया, बहुत ही बुरा व्यवहार किया। राजीव कहता है कि हाँ, बुरा तो तुमने किया है। इसके बाद संध्या आगे बताती है, कहती है कि जब मेरा तुम्हारा तलाक हो गया था तो उसके बाद जो पैसा तुमने दिए थे उनको लेकर मैं अपनी माँ के पास चली गई थी। मेरे परिवार वालों ने वो पैसे अपने ऐशो आराम में खर्च कर दिए। अब धीरे धीरे टाइम बीता है और टाइम के साथ साथ मेरी माँ का देहांत हो जाता है और जब मेरी माँ का देहांत होता है तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, क्योंकि अब घर भैया भाभी का हो गया था। पिताजी की चलती नहीं थी और भैया भाभी मुझे बार बार ताने दिया करते हैं और ना ही अच्छे से खाने के लिए दिया करते हैं। इस बात को जैसे ही राजू सुनता है तो उसको भी थोड़ा सा बुरा लगता है, उसका मन भी थोड़ा सा विचलित होता है, लेकिन वो फिलहाल अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करता है और संध्या की बात को आगे सुनने लगता है। उसके बाद संध्या बताती है कि भैया भाभी के तानों से दुखी हो गई हूँ, मैंने यहाँ आकर नौकरी के लिए अप्लाई किया और नौकरी मुझे मिली, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ज़्यादा सैलरी नहीं है मेरी, लेकिन इतनी है कि उससे गुजारा हो जाता है। इन सभी बातों को सुनकर राजू थोड़ा सा व्याकुल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो संध्या से पूछता है कि संध्या, तुम्हारी मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है, तुम्हारा पति क्या करता है? तो उसके बाद संध्या बताती है कि ये सिंदूर और मंगलसूत्र किसी और के नाम का नहीं है राजीव, ये तुम्हारे ही नाम का है, मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है, ये सिंदूर और मंगलसूत्र मैं तुम्हारे ही नाम का पहनती हूँ। इस बात को सुनने के बाद राजीव का दिल थोड़ा सा पसीज जाता है, पिघल जाता है दोस्तों, और वो संध्या से कहता है कि संध्या, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। उसके बाद जो संध्या है वो रोते हुए एक बार फिर से राजू से माफ़ी मांगती है और कहती है कि राजू, अपना नंबर मुझे दे दो। राजू संध्या को अपना नंबर दे देता है और उसके बाद राजू अपने घर चला जाता है, संध्या अपने घर चली जाती है। अब संध्या राजू से फ़ोन पर बात करने लगती है। इधर राजू भी संध्या से फ़ोन पर बात किया करता है। संध्या एक दिन फ़ोन पर कहती है कि राजू, मुझे घर को दिखाओ, तो राजू वीडियो कॉल करके पूरे घर को दिखाता है। ऐसे ही एक दिन बात करती है हुई संध्या कहती है कि राजू, मेरी माँ जी से बात करा दो। तो राजू अपनी माँ के पास फ़ोन लेकर जाता है, जो कि बीमार थी, बेड पर पड़ी हुई थी, तो उसके पास जाता है, फ़ोन ले जाकर संध्या की उससे बात कराता है। अब जैसे ही राजू की माँ और संध्या एक दूसरे से बात करते हैं तो राजू की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जैसे ही राजू अपनी माँ से फ़ोन लेकर संध्या से बात करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जो संध्या है वो भी फूट फूट कर रो रही है। दरअसल राजू की माँ ने संध्या से कहा था कि बेटी, तुम कब आओगी। इस बात को सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब राजू संध्या से पूछता है कि संध्या, तुम क्यों रो रही हो?
तभी संध्या रोते हुए राजीव से कहने लगती है कि राजीव, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग दोबारा से एक साथ रहने लगे। अब राजीव जैसे इस बात को सुनता है तो राजीव भी जितने दिनों से उससे बात कर रहा था तो उसका भी मन करता है कि संध्या दोबारा आकर हमारे पास रहने लगे। राजीव एकदम से हाँ कह देता है कि क्यों नहीं हो सकता है, तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हें लेने आ सकता हूँ। तो संध्या रोते हुए कहती है कि अगर ऐसा हो सकता है तो तुम जल्द से जल्द मुझे यहाँ से ले जाओ। इसके बाद राजीव संध्या से कहता है कि मैं जल्द आ रहा हूँ और तुम्हें अपने साथ लेकर आऊँगा। उसके बाद राजीव घर से निकलता है और अपनी पत्नी संध्या के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर संध्या तैयार बैठी हुई थी और संध्या को अपने साथ लेकर के वापस अपने घर आ जाता है। वहाँ पर आकर दोनों सास बहू एक दूसरे से मिलती हैं तो फूट फूट कर रोने लगती हैं, क्योंकि संध्या की सास की हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और जब संध्या राजीव के पास रहा करती थी उस टाइम पर संध्या की सास संध्या से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन संध्या ने ही उनके प्यार को कभी समझा नहीं था। अब आज ही के दिन राजीव का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट आता है कि राजीव को सरकारी नौकरी मिल गई है। अब राजीव की जैसे ही सरकारी नौकरी लगती है तो संध्या और राजीव और उसकी माँ और उसके पिता बहुत ज़ोर से खुशियाँ मनाते हैं और हंसी खुशी उस घर के अंदर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी जहाँ पे एक परिवार पहले बिछड़ता है और बिछड़ने के बाद दोस्तों दोबारा एकत्र होता है, हंसी खुशी उस घर के अंदर रहने लगता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? जैसे भी लगी हो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता देना। और आप क्या कहना चाहते हो राजीव के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो संध्या के बारे में, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।